हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे ठीक होंगे। तो आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आप लोगों के सामने। तो इंडियन हिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार बात कर लेते हैं लास्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो देखिए हमने लास्ट इस क्लास में हम पढ़ रहे थे मुगल वंश, और मुगल वंश को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में कोशिश करेंगे इस मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करने की, मध्यकालीन इतिहास को ख़त्म करने की। और आज की क्लास में मैंने बताया था आपका बचा हुआ जो शेरशाह सूरी वंश था उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में शुरुआत करते हैं शेरशाह सूरी वंश की, यानी सूर डायनेस्टी की। तो मैं बोर्ड पे हेडिंग डाल देता हूँ, सूर वंश यानी सूर डायनेस्टी। सूरवंश या सूर डायनेस्टी। और इसको कब से कब तक पढ़ते हैं? 1540 से लेकर 1555 तक। तो हम इसको कंटिन्यू स्टडी करेंगे 1540 से लेकर 1555 तक। अब देखिए जो सूरवंश है, इस सूरवंश की स्थापना किसने की थी? तो हम पढ़ते हैं इस सूरवंश की जो स्थापना थी ये की थी शेरशाह सूरी ने। ये की थी शेरशाह सूरी ने। इसमें हमें पढ़ना ही शेरशाह सूरी के बारे में है। इसमें हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी का जन्म। इसका जन्म देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसके जन्म से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। वो ये हैं, जो एसएससी है, एसएससी इसका जन्म 1471 में सासाराम में मानती है, लेकिन एचएसएससी इसका जन्म नहीं मानती। एचएसएससी का मानना शायद नारनौल में हुआ हो और डेट भी अलग है। तो आप एक काम करना, इसका जो जन्म है वो आप हरियाणा जी के वाले सर जो जीडी सर हैं हमारे, उनसे कंसल्ट कर लेना एक बार, ठीक है। तो देखिए एसएससी के अकॉर्डिंग इनका जो जन्म है वो 1471 में बिहार के सासाराम में हुआ था। बिहार के सासाराम में। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम तो हम पढ़ते हैं इनके जो बचपन का नाम था वो फरीद था। इनके जो बचपन का नाम था वो फरीद था। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम तो इनके पिता का नाम था हसन खां। इनके पिता का नाम था हसन खां और ये बिहार के एक जमींदार थे। तो हम पढ़ते हैं ये बिहार के एक जमींदार थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं बिहार का एक सूबेदार था। तो हम पढ़ते हैं बिहार का एक सूबेदार था, जिस सूबेदार का नाम था बहार खां लोहानी। जिसका नाम था बहार खां लोहानी। जिस सूबेदार का नाम था बहार खां लोहानी। और इस बहार खां लोहानी ने क्या किया था? इस बहार खां लोहानी ने शेर खान को, यानी शेर खां की उपाधि दी थी फरीद को। शेर खां की उपाधि मिली थी। इस लाइन को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए इसका नाम फरीद था और एक बार क्या हुआ, इसने एक शेर को एक तलवार की धार में मार दिया फरीद ने। तो बिहार का कोई सूबेदार था बहार खां लोहानी, उसने फरीद को शेर खां की उपाधि दे दी। तब से ये शेर खां के नाम से जाना जाना लगा। और बहार खां लोहानी ने क्या किया, शेर खां को अपना अंगरक्षक बना लिया, अपना बॉडीगार्ड बना लिया और हमेशा अपने साथ रखने लगा इसको। इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं बहार खां लोहानी के मरने के बाद में जो चुनारगढ़ का किला है, हम पढ़ते हैं बहार खां लोहानी के मरने के बाद में चुनारगढ़, जो कि कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। चुनारगढ़ का जो किला है ये किला किसको मिल गया? तो हम पढ़ते हैं ये किला शेर खां को मिल गया। तो हम पढ़ते हैं बहार खां लोहानी मरने के बाद में चुनारगढ़ का किला शेर खां को मिला और शेर खां राजा बना। इसके आगे की कहानी मैं आपको पहले से पढ़ के बता चुका हूं, अब फिर से रिपीट कर देता हूं, तो गौर से सुन लीजिए। इसके बाद हुमायूं अटैक करेगा शेरशाह सूरी पे, लेकिन शेरशाह सूरी नहीं हारेगा और शेरशाह सूरी अटैक करेगा चौसा के युद्ध में हुमायूं पे, जहां पे कर्मनासा नदी में कूद के जान बचाई थी हुमायूं ने, जो आप पढ़ चुके हो। उसके बाद मैंने पढ़ाया था 1540 में कन्नौज या बलग्राम का युद्ध, जिसमें हुमायूं को भारत से भागने पर मजबूर कर दिया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था शेरशाह सूरी ने। इसके बाद से आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं जैसे ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, इसने सूरवंश की स्थापना कर दी और उसके बाद इसने दिल्ली में 2 इमारतें बनवाई। आप याद रखोगे, इसने दिल्ली के अंदर इमारतें बनवाई। और वो कौन सी इमारत थी? नंबर 1 पे इसने दिल्ली में बनवाया किला ए कोहना। इसने दिल्ली में बनवाया किला ए कोहना। तो हम पढ़ते हैं इसने दिल्ली में बनवाया
किला ए कोहना, इसने दिल्ली में बनवाया किला ए कोहना। नंबर दूसरी बिल्डिंग इसने दिल्ली में बनवाई रोहतासगढ़ का किला, इसने दिल्ली में बनवाया रोहतासगढ़ का किला, इसने दिल्ली में बनवाया रोहतासगढ़ का किला। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी के अंदर इसने एक इंपॉर्टेंट काम किया था, वो देखिए गौर से, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसने बंगाल के सोनार गांव से लेकर, इसने बंगाल के सोनार गांव से लेकर, ये सोनार गांव कहां पर पड़ता है? बंगाल के अंदर। और इसने कहां तक? पाकिस्तान के पेशावर तक, इसने पाकिस्तान के पेशावर तक, पाकिस्तान के पेशावर तक एक सड़क का निर्माण करवाया। तो इसने एक सड़क का निर्माण करवाया, इसने सड़क का निर्माण करवाया। तो हम पढ़ते इसने सड़क का निर्माण करवाया। और इस सड़क को नाम क्या दिया जाता है? सोनार गांव से लेके पाकिस्तान के पेशावर तक इसने एक सड़क का निर्माण करवाया और इसी सड़क को नाम दिया जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। इसी सड़क का नाम है शेरशाह सूरी मार्ग। इसके नाम पे इस सड़क का नाम पड़ा है शेरशाह सूरी मार्ग। और प्रेजेंट में जो ये सड़क है ये कहां से कहां तक है? तो प्रेजेंट में ये सड़क बंगाल के कलकत्ता से शुरू होती है और ये कहां तक जाती है? ये सड़क जाती है अमृतसर तक, इंडिया में लास्ट। तो हम पढ़ते हैं ये कलकत्ता से अमृतसर तक है और इसी सड़क को क्या बोला जाता है? इसी सड़क को बोला जाता है जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड। इसी सड़क को बोला जाता है ग्रांड ट्रक रोड। तो हम पढ़ते हैं कलकत्ता से लेके अमृतसर तक है, इसी को बोला जाता है ग्रांड ट्रक रोड। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसने एक चांदी का सिक्का चलवाया। तो हम इसी में पढ़ते हैं इसने अपने शासनकाल में 2 सिक्के इंट्रोड्यूस करवाए थे। इसने 2 सिक्के इंट्रोड्यूस करवाए थे। कौन से? इसने एक चांदी का सिक्का चलवाया, इसने एक चांदी का और एक तांबे का सिक्का चलवाया था। इसने चांदी के सिक्के का नाम रखा था रुपया और इसने जो तांबे का सिक्का था इसका नाम रखा था दाम। तो कई बार पूछ लिया जाता है रुपया नामक जो करेंसी है किसके शासनकाल में चली थी? तो आप याद रखोगे रुपया नामक जो करेंसी है वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में चली थी। इसने रुपया नामक करेंसी चलवाई थी। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं, बात है 1545 की। 1545 में ये कलिंजर के यानी कि ग्वालियर के किले को जीतने के लिए गया था। कलिंजर के किले को जीतने के लिए गया था और वहीं पर हम पढ़ते हैं कलिंजर के किले को जीतने के लिए गया था। कलिंजर के किले को जीतने के लिए गया था और वहीं पे तोप के गोले के से घायल होकर, वहीं पर तोप के गोले से घायल होकर, तो बच्चों तोप के गोले से घायल होकर इसकी डेथ हो गई। तो देखिए हम पढ़ते हैं 1545 में ये कलिंजर के किले को जीतने के लिए गया और जैसे ये कलिंजर के किले को जीतने के लिए गया तो इसने कलिंजर के किले पे तोप के गोले से प्रहार किया। लेकिन हुआ क्या इसके साथ है, जैसे ही वो तोप का गोला निकल के कलिंजर के किले की दीवार से टकराया तो टकरा के वो वापिस इसी के पास आ गया और ब्लास्ट हो गया, जिससे घायल होकर इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है इस समय ये कौन सी तोप चला रहा था, उस तोप का नाम क्या था? तो याद रखेंगे उस तोप का नाम था उक्का। इस समय ये उक्का नामक तोप चला रहा था तो इसकी डेथ हुई। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके 3 उत्तराधिकारी हुए थे, आदिल शाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी और सिकंदर सूर। और सिकंदर सूर में पढ़ा चुका हूं, सर हिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर को हराया और इस सूरवंश का खात्मा कर दिया। तो ये था सूरवंश, जिसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, तो आप ये याद रखोगे। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं एक नए वंश की जिसका नाम है मराठा। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं मराठा। तो आप पढ़ने वाले हो मराठाओं के बारे में, आप पढ़ने वाले हो मराठाओं के बारे में। और मराठा में भी हम किसको पढ़ने वाले हैं? शिवाजी को। मराठों में हम पढ़ने वाले हैं किसको? शिवाजी को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिवाजी को। तो देखिए शिवाजी में हम ये पढ़ने वाले हैं
बिल्कुल स्टार्टिंग से शिवाजी का जो जन्म है तो हम पढ़ते हैं शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। कहाँ पे? शिवनेर दुर्ग में। शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 में शिवनेर के किले में हुआ था, इसके महाराष्ट्र में। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके पिता का नाम, शिवाजी के पिता का नाम। तो हम पढ़ते हैं इसके पिता का नाम था शाहजी भोसले। इसके पिता का नाम था शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोसले। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी माता का नाम। इसकी माता का नाम था जीजाबाई। इसकी माता का नाम था जीजाबाई। एक इसका आध्यात्मिक गुरु था, तो इसके आध्यात्मिक गुरु का नाम, जिसने इसको शिक्षा दीक्षा दी थी, उनका नाम था रामदास। और एक इसके गुरु थे जिसने इसको शस्त्र चलाना सिखाया था। तो हम पढ़ते हैं इसको शस्त्र चलाना सिखाया था। तो हम पढ़ते हैं इसको शस्त्र चलाना सिखाया। इसको शस्त्र चलाना सिखाया था किसने? दादा कोंडदेव ने। तो ये इसके दूसरे गुरु थे। तो याद रखेंगे दादा कोंडदेव ने इसको शस्त्र चलाना सिखाया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिवाजी के अटैक्स के बारे में, आक्रमण के बारे में जो इसने मुगलों पर किए थे। तो ये बताया जाता है 1645 से लेकर 1647 तक इसने मुगलों के किलों पर अटैक किया। इसने मुगलों के किलों पर आक्रमण किया, किलों पर आक्रमण किया। और 1645 से 47 के बीच में इसने मुगलों के कुछ किले जीत लिए, जिनमें तोरण का किला जीत लिया इसने मुगलों से, इसने रायगढ़ का किला जीत लिया मुगलों से, और इसने कोड्डण का किला जीत लिया। तो इस प्रकार इसने मुगलों से काफ़ी किले जीत लिए 1645 से लेकर 1647 तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने 1658 में, इसने 1658 में मुगलों के एक सूबेदार थे दक्षिण भारत के, जिस सूबेदार का नाम था अफजल खान। इसने अफजल खां की हत्या कर दी। इसने अफजल खां को मार दिया, अफजल खां की हत्या कर दी। अब जैसे ही अफजल खां को मार दिया, उस पर आक्रमण किया, तो ये बात पहुंची औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब ने क्या किया? अगले ही कुछ सालों में 1660 में औरंगजेब ने 1660 में अपने सेनापति शाइस्ता खां को दक्षिण भारत में भेजा। शाइस्ता खां को दक्षिण भारत में भेजा शिवाजी पर अटैक करने के लिए। और शाइस्ता खां ने शिवाजी पर अटैक कर दिया, शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। तो देखिए मैं आपको बता दूं, शिवाजी लगातार दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ लड़ रहा था। शिवाजी एक हिंदू शासक था, वो चाहता था ये भारत है, ये हिंदुओं का है, मुस्लिमों का नहीं है, इसलिए लगातार वो मुगलों से मुस्लिमों से लड़ता था। तो यहाँ पे शिवाजी ने अफजल खां पर अटैक किया 1658 में। अफजल खां ने मदद मांगी किससे? औरंगजेब से। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं 1660 में औरंगजेब ने सेनापति शाइस्ता खां को दक्षिण भारत में भेज दिया शिवाजी पर अटैक करने के लिए। अब शाइस्ता खां ने शिवाजी पर अटैक कर दिया, शिवाजी को बुरा लगा, और शिवाजी ने बदला लेने के लिए अगले ही साल 1661 में शिवाजी ने 1661 में एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध का नाम था उब्बरखिंड का युद्ध, जिसका नाम था बैटल ऑफ उब्बरखिंड। उब्बरखिंड का युद्ध जो किस किस के बीच हुआ था? शाइस्ता खां और दूसरी तरफ थे औरंगजेब। दूसरी तरफ थे शाइस्ता खां और दूसरी तरफ थे इस युद्ध के अंदर शिवाजी। इसमें शिवाजी की जीत और शाइस्ता खां को मार दिया गया था। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं औरंगजेब का एक सेनापति था जिसका नाम शाइस्ता खां था। शाइस्ता खां को मार दिया गया था उब्बरखिंड के युद्ध के अंदर। यहाँ पे शिवाजी की जीत हो चुकी थी। अब औरंगजेब को लगने लगा था जो शिवाजी है वो लगातार सारे के सारे मुगलों के किले जीत रहा है और वो डोमिनेंस कम कर रहा है मुगलों का। इसके बाद शिवाजी ने क्या किया? 1663 में शिवाजी ने 1663 में एक एक करके मुगलों के 23 किले जीत लिए। शिवाजी ने मुगलों के 23 किले जीत लिए।
मुगलों के 23 किले जीत लिए। तो हम पढ़ते हैं 1663 में शिवाजी ने मुगलों के 23 किले जीत लिए और साथ में औरंगजेब को याद दिलाने के लिए या औरंगजेब को दिखाने के लिए 1664 में शिवाजी ने सूरत बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। सूरत बंदरगाह पर भी कब्जा कर लिया। तो हम पढ़ते हैं 1664 में शिवाजी ने सूरत बंदरगाह पर कब्जा किया। देखिए, अब तक औरंगजेब का मानना था कोई छोटा मोटा हिंदू शासक होगा, लेकिन सूरत से औरंगजेब का यानी मुगलों का व्यापार चलता था और शिवाजी ने 23 किले तो जीते ही दक्षिण भारत के साथ ही साथ सूरत पर कब्जा कर लिया। जैसे ही सूरत पर कब्जा किया तो मुगलों का जो व्यापार था वो एकदम से बंद हो गया। अब औरंगजेब को ध्यान गया कि इस पे शिवाजी पे, औरंगजेब को लगने लगा ये कोई छोटा मोटा शासक नहीं है, अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो बाद में इसको कभी रोका भी नहीं जाएगा। अब औरंगजेब थोड़ा सा चतुर हुआ और औरंगजेब ने ध्यान दिया शिवाजी की तरफ। और हम पढ़ते हैं, बात है 1665 की। औरंगजेब को पता था कि हिंदू शासक को एक हिंदू ही हरा सकता है। तो 1665 में औरंगजेब ने 1665 में औरंगजेब ने 1,00,000 सेना के साथ में, औरंगजेब ने 1,00,000 सेना के साथ में राजा जयसिंह को भेजा। अपने सेनापति राजा जयसिंह, जो कि एक राजपूत शासक थे, राजा जयसिंह को भेजा। और राजा जयसिंह ने क्या किया, शिवाजी पर अटैक कर दिया। राजा जयसिंह ने क्या किया, शिवाजी पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में शिवाजी को कैद कर लिया। तो हम पढ़ते हैं, शिवाजी को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद में हम पढ़ते हैं 1665 में ही पुरंदर की संधि हुई थी। इसको याद रख लेना, ट्रीटी ऑफ पुरंदर यानी पुरंदर की संधि हुई थी। और ये संधि किस किस के बीच हुई थी, एक तरफ राजा जयसिंह जो औरंगजेब की तरफ से थे और दूसरी तरफ इसमें कौन थे, शिवाजी। अब गौर से सुनिए। तो देखिए, जब जयसिंह दक्षिण भारत में अटैक करने आया औरंगजेब की तरफ से, तो उसने शिवाजी पर अटैक कर दिया 1,00,000 सेना से और शिवाजी को कैद कर लिया। तो यहां पे पुरंदर की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। एक तरफ तो जयसिंह औरंगजेब की तरफ से, दूसरी तरफ हिंदू राजा शिवाजी। तो शिवाजी के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाए गए। संधि ये की गई थी, जीतने वाला पक्ष हारने वाले पक्ष पे कुछ शर्तें रखता है और शर्तें ये रखी गई थी। जयसिंह ने ये कहा था शिवाजी को एक काम करना पड़ेगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। शिवाजी ने अभी तक जितने 23 किले जीते हैं वो 23 के 23 किले उसे मुगलों को वापस देने पड़ेंगे और जो सूरत बंदरगाह पर कब्जा किया है वो भी मुगलों को देना पड़ेगा। अब शिवाजी को कैद से मुक्त होना था तो शिवाजी ने 23 के 23 किले दे दिए, किसको, जयसिंह को, और साथ में सूरत बंदरगाह भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे औरंगजेब ने एक फरमान भेजा, क्या मुझे शिवाजी से मुलाकात करनी है। और शिवाजी निडर था, शिवाजी अकेला और निहत्था था। उत्तर भारत में आगरा के किले के अंदर औरंगजेब से मिलने जा पहुंचा और जैसे ही वहां औरंगजेब से मुलाकात की तो वहां पे मुलाकात में औरंगजेब ने शिवाजी के सामने शर्त रखी, क्या वो उसकी सेना को ज्वाइन कर ले, उसे दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया जाएगा। औरंगजेब ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि औरंगजेब को पता था शिवाजी को गोरिल्ला युद्ध लड़ना आता, साथ में उसे नेवी का पता है और औरंगजेब का सपना था दक्षिण भारत को जीतना और दक्षिण भारत को जीतने में शिवाजी उसकी हेल्प कर सकता था। लेकिन शिवाजी ने साफ मना कर दिया, वो कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं बनेगा, कभी मुस्लिमों का गुलाम नहीं बनेगा। तो औरंगजेब ने उसे धोखे से कैद कर लिया आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी को यह बुरा लगा, उसे पहले मिलने के लिए बुलाया और उसे धोखे से कैद कर लिया गया। तो शिवाजी इनकी कैद से मुक्त हुआ और भाग निकला और शिवाजी ने जो 23 किले दिए थे उनको एक एक करके जीत लिया और फिर से सूरत बंदरगाह को जीत लिया। तो हम यहां पे पढ़ते हैं 1666 में शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया। आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया गया और यहां से शिवाजी भाग निकला और शिवाजी ने क्या किया, 1670 तक मुगलों के वो जो 23 किले दिए थे इसने पुरंदर की संधि में, वो 23 किले फिर से जीत लिए और साथ में दोबारा इसने क्या किया, सूरत बंदरगाह पर औरंगजेब से बदला लेने के लिए सूरत बंदरगाह पर इसने फिर से कब्जा कर लिया। तो ये हम पढ़ते हैं किसके बारे में, शिवाजी के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में 1674 में। अब शिवाजी को लगने लगा उसका साम्राज्य बढ़ चुका है तो 1674 में शिवाजी ने
शिवाजी ने रायगढ़ के किले में, शिवाजी ने रायगढ़ के किले में, रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया, अपना राज्याभिषेक करवाया। तो हम पढ़ते हैं 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1678 में, 1678 में शिवाजी ने नौसेना का गठन किया, शिवाजी ने नौसेना का गठन किया, नौसेना का गठन किया। शिवाजी ने नौसेना का गठन किया यानी नेवी बनाई, और इस नेवी का जो हेड था, इस नेवी का जो हेड था वो किसको बनाया? दरिया सारंग को, वो बनाया दरिया सारंग को। तो देखिए, और इस नौसेना का जो मुख्यालय है, जो मुख्यालय यानी कि जो ऑफिस बनाया था इसने, ये मुख्यालय कहाँ बनाया? महाराष्ट्र के कोलाबा में, महाराष्ट्र के कोलाबा में। तो देखिए 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किया, यानी अब तक वो सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे मुस्लिमों से यानी मुगलों से लड़ रहा था। 1674 में आके उसने मराठा वंश की नींव डाली और उसका राजा बना, राज्याभिषेक करवाया। 1678 में उसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए नेवी का गठन किया, और नेवी का जो हेड है वो इसने बनाया दरिया सारंग को। उसके बाद इसने इस नेवी का जो मुख्यालय है, जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो इसने कहाँ बनाया? कोलाबा के अंदर इसने बनाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने अपने आप को दो उपाधि दी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने अपने आप को दो उपाधियां दी थी। एक उपाधि का नाम था, इसने अपने आप को दो उपाधि दी। एक उपाधि का नाम था हिंदू बादशाह, एक उपाधि का नाम था हिंदू बादशाह, और एक उपाधि का नाम था छत्रपति, एक उपाधि का नाम था छत्रपति महाराजा। देखिए, इसने अपने आप को दो उपाधि दी थी। इसने ये उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि औरंगजेब कहता था वो मुस्लिमों का बादशाह है, मुगलों का बादशाह, इसलिए ये अपने आप को हिंदुओं का बादशाह मानता था। और इसने साथ में दूसरी उपाधि छत्रपति की दी। उसी दिन से इसको जाना जाने लगा छत्रपति शिवाजी के नाम से। इसलिए आप जानते हो मुंबई के एयरपोर्ट का नाम भी क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने अपने आप को ये दो उपाधियां दी थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसने दो कर चलाए थे। तो एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। तो देखिए, इसने दो कर चलाए थे। तो हम पढ़ते हैं इसने दो कर अप्लाई किए थे। एक कर का नाम था चौथ कर, एक कर का नाम था चौथ कर, और एक कर का नाम था सरदेशमुखी कर, एक कर का नाम था सरदेशमुखी कर। अब देखिए बोर्ड पे कौन से कर हैं। तो एक कर मैंने लिखा है चौथ कर, और एक कर मैंने लिखा है सरदेशमुखी कर। अब देखिए, जो ये चौथ कर है इसका मतलब ये है, चौथ कर का मतलब होता है रंगदारी यानी हफ्ता। तो शिवाजी ने ये घोषणा की वो गोरिल्ला युद्ध के तहत किसी भी स्थान को बर्बाद न करके उसके बदले लिया जाने वाला कर एक प्रकार से रंगदारी, एक प्रकार से चौथ कर। तो ये चौथ कर था जो शिवाजी ने मांग की इस चौथ कर की। इसके बाद हम पढ़ते हैं सरदेशमुखी कर। सरदेशमुखी कर क्या था? तो सरदेशमुखी कर का मतलब ये है, शिवाजी अपने आप को पूरा देश का मुखिया मानता था, सरदेश मुखिया मानता था हिंदुओं का, तो ये इस कर का हकदार समझता था। तो शिवाजी ने सरदेशमुखी कर भी लगाया। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1680 में, इसके बाद हम पढ़ते हैं 1680 में कर्नाटक अभियान के दौरान, कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी की डेथ हो गई, शिवाजी की मृत्यु हुई और शिवाजी मारा गया। हम शिवाजी के अंदर पढ़ते हैं, शिवाजी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तो हम पढ़ते हैं शिवाजी के शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान रहते थे। यानी शिवाजी के शासनकाल में शिवाजी ने 8 पोस्ट बनाई थी अष्टप्रधान, और वो 8 पोस्ट कौन सी थी ये आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है, एचएसएससी के एग्जाम में आ भी चुकी है एक। तो हम पढ़ते हैं नंबर 1 पे। तो शिवाजी ने एक पोस्ट बनाई थी पेशवा की। पेशवा किसको बोला जाता था? प्रधानमंत्री को
प्राइम मिनिस्टर को। दूसरी जो पोस्ट बनाई थी वो पोस्ट कौन सी बनाई थी? सर ए नौबत। दूसरी जो पोस्ट बनाई थी वो पोस्ट बनाई थी सर ए नौबत, और ये किसको बोला जाता था? सेनापति को। सर ए नौबत ये किसको बोला जाता था? सेनापति को। तीसरी जो पोस्ट बनाई थी वो कौन सी बनाई थी? सुमंत, और ये किसको बोला जाता था? जो सुमंत था ये बोला जाता था विदेश मंत्री को। ये बोला जाता था विदेश मंत्री को। चौथी जो पोस्ट बनाई थी वो कौन सी थी? अमात्य, और ये आपके ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था। अमात्य किसको बोला जाता है? वित्त मंत्री को। इसने अमात्य नाम की पोस्ट बनाई थी जो वित्त मंत्री था। इसके बाद इसने पोस्ट बनाई वाक्यान्विश। इसने एक पोस्ट बनाई वाक्यान्विश। वाक्यान्विश कौन था? तो हम पढ़ते हैं जो वाक्यान्विश था ये सूचना मिनिस्टर था, यानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, सूचना मंत्री। इसके बाद इसने एक पोस्ट बनाई जिसका नाम था चिटनिस। जिसका नाम था चिटनिस, और ये किसे कहा जाता था? पत्राचार मंत्री को। ये किसे कहा जाता था? पत्राचार मंत्री को। ये किसे कहा जाता था? पत्राचार मंत्री को। नंबर 7 पे इसने एक पोस्ट बनाई थी जिसका नाम था न्यायाधीश, और न्यायाधीश किसे कहा जाता था? कानून मंत्री को। न्यायाधीश किसे बोला गया था? कानून मंत्री को। नंबर 8 पे इसने एक पोस्ट बनाई थी, और वो पोस्ट कौन सी बनाई थी? नंबर 8 पे इसने पंडित राव की। तो हम पढ़ते हैं इसने एक पोस्ट बनाई थी पंडित राव, और ये कौन था? धार्मिक कार्यों का मंत्री, यानी कि धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री। अब देखिए बोर्ड पे, तो मैंने आपको बताया है शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान रहते थे। जैसे अकबर के समय में 9 रत्न थे, 9 व्यक्ति थे, तो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान थे, 8 बड़ी पोस्ट थी। ये 8 बड़ी पोस्ट शिवाजी ने बनाई थी। पेशवा प्रधानमंत्री, सरे नौबत सेनापति, सुमंत विदेश मंत्री, अमात्य वित्त मंत्री को बोला जाता था, वाक्यान्विश सूचना मंत्री को बोला जाता था, चिटनिस पत्राचार मंत्री जो पत्रों का लेन देन करते थे, न्यायाधीश कानून मंत्री को, पंडित राव धार्मिक कार्यों के मंत्री को बोला जाता था। तो ये था आप लोग का कंप्लीट शिवाजी। तो शिवाजी से आपके एग्जाम में मराठा से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ शिवाजी से ही आता है HSSC के अंदर। तो ये है आपके शिवाजी। तो जल्दी से इस शिवाजी को पढ़ लेना अच्छे से। तो देखिए शिवाजी को हम पढ़ चुके हैं, आपके मराठा कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं HSSC में आने वाला विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन जो कल रखे एग्जाम में आया था। अब हम पढ़ने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में, वहां से आने वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से एक बार इसका ओवरव्यू लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन करके स्टार्ट करूं।